हेलो एवरीवन, मैं संदीप यादव आप सभी का अपनी क्लासेस पर बहुत ही स्वागत करता हूं और आपके लिए आज एक नया कंटेंट में लेके आया हूं। कंटेंट होगा एसपी बख्शी बुक की जो हमारे स्पॉटिंग एरर्स हैं वो एक्सरसाइज, जैसे हम डेली पार्ट 1 पार्ट 2 जितने भी हो पाएंगे डेली एक्सरसाइज ABCD जितने भी होंगे डेली एक एक्सरसाइज मैं आपको यहाँ से कराऊँगा। ठीक है, तो थोड़ा जल्दी जल्दी देखेंगे एक बार। देखिए पहले सेंटेंस देखिए। अनदर baffling change that I notice in him nowadays is that he avoids to speak to me। अब आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ध्यान रखना है जो अवॉइड वर्ब होती है ना, अवॉइड वर्ब, इसके बाद आप जब भी कोई वर्ब लिखे करें तो उसे जिरंड फॉर्म में लिखें, ING लगा के। उसमें किस फॉर्म में लिखा करें? जिरंड फॉर्म में। तो ये जो टू स्पीक यहाँ पे लिखा हुआ ये गलत हो जाएगा और क्या लिखना होगा? मैं यहाँ पे स्पीकिंग लिखना होगा, जो कि क्या हो जाएगा, इसका ऑब्जेक्ट बन के आ जाएगा और कहलाएगा जिरंड, जो कि नाउन फॉर्म में है। क्लियर है? तो पहला जो सेंटेंस है इसका आंसर हो जाएगा स्पीकिंग। चलिए सेकंड पे आइए। आई आस्क्ड हिम हाउ कुड ही गो आउट इफ इट स्टार्टेड रेनिंग, नो एरर। ठीक है, एक तो ध्यान दें, यदि आपने अच्छा पढ़ा हुआ है इंग्लिश को तो हर वर्ड का आपको पता होना चाहिए, स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि हम वर्ड्स को लिखेंगे कैसे। अब इस सेंटेंस में यदि मैं ध्यान से देख पा रहा हूँ तो इसमें जो हाउ लिखा हुआ है यहाँ पे कंजक्शन है। क्या ये कंजक्शन है? ठीक है, और कंजक्शन के बाद जब भी हम कोई स्ट्रक्चर बनाते हैं तो पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है, फिर वर्ब लिखा जाता है। टोटल मैं कहूँ तो असर्टिव फॉर्म लिखी जाती है किसी भी क्लोज की। क्या लिखी जाती है? असर्टिव क्लोज। असर्टिव बनाए, जब असर्टिव बनाएंगे तो कुड ही नहीं आएगा, ही कुड आएगा। क्या आएगा? फिर आएगा यहाँ पे ही कुड, हाउ ही कुड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आ जाइए। वन ऑफ द स्टेट इन विच सत्याग्रह वॉज ऑफर्ड वॉज राजकोट वेयर ही हैड स्पेंड हिज यूथ। इस वाले सेंटेंस में जब हम सिलेक्शन कर रहे होते हैं, ठीक है, सिलेक्शन कर रहे होते हैं तो ऑफ प्रीपोजिशन हम सिलेक्शन करते हैं, टोटल पार्ट हम यहाँ पे लिखते हैं और सेलेक्टिव पार्ट यहाँ पे आएगा जो डिस्ट्रीब्यूटिव हमारे प्रोनाउंस होते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस कौन से? जैसे यहाँ पे ईच हुआ, हमने वन भी लिखा हुआ यहाँ पर, नीदर है, आइदर हो जाएगा, एनीवन हो जाएगा, और कुछ हमारे और भी क्या होंगे, हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस होंगे। तो ये सभी होते हैं हमारे सिंगुलर, ये तो बात हमें समझ में आ गई। ठीक है, लेकिन ये जो हमने यहाँ पे स्टेट लिखा हुआ, जब भी हम सिलेक्शन करेंगे तो मिनिमम हमें 2 तो चाहिए। नाउन कितने चाहिए? कम से कम 2 तो चाहिए। नाउन है, प्रोनाउन है, पर्सन हो चाहे थिंग हो, सिलेक्शन करने के लिए कम से कम 2, क्योंकि एक में से आप कभी भी चुनाव नहीं कर सकते, कम से कम 2। और ग्रामर कहता है जो वर्ड एक से ज़्यादा हो जाए वो प्लूरल फॉर्म में होना चाहिए। प्लूरल फॉर्म में होगा तो जो स्टेट नाउन लिखा हुआ है इसे स्टेट्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे? स्टेट्स लिखेंगे। ठीक है, चलिए। हार्डली द इंस्पेक्टर हैड अराइव्ड देयर टू इन्वेस्टिगेट द क्राइम व्हेन द हाउस वाज सेट अब्लेज। ठीक है, मैं हिंदी यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, हिंदी अपने आप देख लीजिएगा, मैं तो आपको ग्रामर बता रहा हूँ कि करना क्या है। ये जो हार्डली यहाँ पे लिखा हुआ है ये एक नेगेटिव एडवर्ब। क्या है? ये एक नेगेटिव एडवर्ब। अच्छा, नेगेटिव एडवर्ब क्या है? कोई भी एडवर्ब जब सेंटेंस के शुरू में आप लिख लेते हैं, एडवर्ब जब भी कोई एडवर्ब आप सेंटेंस के शुरू में लिखते हैं तो मेन बात यह है कि वहाँ पे आपको इन्वर्टेड फॉर्म लिखनी होती है। आपको लिखनी होती है इन्वर्टेड फॉर्म। इन्वर्टेड फॉर्म कहती है कि पहले एडवर्ब लिखी हुई होगी, फिर आप हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे उस सेंटेंस की, फिर आप सब्जेक्ट लिखें, फिर आप मेन वर्ब लिखें, फिर आप क्या लिखेंगे? मेन वर्ब। इस सेंटेंस में यदि मैं देख पा रहा हूँ तो 2 तरीके से मैं इसे सही कर पाऊंगा। या तो रीज़न ये रहेगा कि मैं इस हार्डली को यहाँ से उठा के और अराइव्ड से पहले लिख दूँ तो सही हो जाएगा, क्योंकि हार्डली के साथ व्हेन कंजक्शन आता है, वो बिल्कुल सही है। ठीक है, एक दूसरी कंडीशन ये है कि मैं इस हेड को उठा लूँ और इन्वर्जन बना दूँ और इंस्पेक्टर से कहाँ लिख दूँ? पहले लिख दूँ। तो सीधा सा मतलब जब भी आप सेंटेंस से लिख रहे होंगे तो आप इसे लिखें हार्डली हेड द इंस्पेक्टर, बाकी वो थर्ड फॉर्म वहाँ पे लिखी रहेगी। ठीक है, तो इसमें ये एरर हो गया आपका। सिंस ही अराइवल एट हिज नेटिव टाउन ही इज ट्राइंग टू द बेस्ट ऑफ हिज पावर टू स्प्रेड एजुकेशन अमंग द पुअर मासेस। चलिए, अच्छी बात है। फॉर और सिंस आपने पढ़ा होगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आपने पढ़ा होगा। सिंस के बाद टाइम को कोई पॉइंट दिया जाता है, ये जो पॉइंट रहा होगा मेन वर्ब के पॉइंट से पहले का टाइम रहा होता है। ठीक है ना, मेन वर्ब के पॉइंट से पहले का टाइम रहा होता है, तो 2 टाइम को रिलेट करके चलेगा। इसका मतलब इसके साथ बनने वाला जो टेंस होगा वो होगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। कौन सा होगा? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बनाने के लिए आपको यहाँ पे इसको हटाना होगा और ही के अकॉर्डिंग हैज़ बीन लिखना होगा।
तो ये स्टेटमेंट आपका हो जाएगा ही हैज़ बीन ट्राइंग। नेक्स्ट देखिए, इन वेरियस पार्ट्स ऑफ कंट्री पॉन्ड्स जस्ट ड्राई डाउन इन द स्कॉचिंग हीट ऑफ समर। सीधा सा मतलब ये है कि तिल मिलाती हुई जो गर्मी पड़ रही है उसके कारण आपके जो पॉन्ड्स हैं वो सूख गए हैं। तो सूखने के लिए ड्राई डाउन ना लिखें, ड्राई अप लिखें। ऑल द फ्लावर्स हैव ड्राइड अप, इसका मतलब क्या है कि सभी के सभी फूल क्या हो गए, मुरझा गए हैं, सूख गए। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे आपको लिखना होगा पॉन्ड्स जस्ट ड्राई अप, पॉन्ड्स जस्ट ड्राई अप। चलिए नेक्स्ट पे, ही ले द वॉच ऑन द टेबल एंड देन फॉरगेट ऑल अबाउट इट व्हेन ही वेंट आउट। चलिए ये भी मिल गया। यहाँ पे जो वर्ब लिखी हुई है ना हमारे लिए, इसके लिए हमें इस ले वर्ब का पता होना चाहिए। अच्छा, ले वर्ब जो होती है, ले वर्ब का मतलब होता है कि हॉरिजॉन्टल क्षेत्रीय अवस्था में कोई चीज़ रखी हुई है, आपने रख दी है। तो दो वर्ब हमारा ये काम करती हैं, लाई, ले और लेन। लाई, ले और लेन, ये लाई वर्ब होती है जिसकी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म ये होती हैं। लेकिन एक वर्ब और होती है हमारी ले, जिसका मतलब होता है ले, लेड और लेड, ये इसकी फॉर्म्स होती हैं, ले, लेड और लेड। ठीक है, अब मेन बात यह है कि दोनों वर्ब का मीनिंग बिल्कुल सेम है, लेकिन अंतर इतना है कि ये वाली जो वर्ब होती है ये होती है इंट्रांजिटिव, यानी कि इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं लिखे जाते, और ये जो ले वर्ब होती है ये होती है ट्रांजिटिव, इसका मतलब इसके ऑब्जेक्ट लिखे जाते हैं। मीनिंग दोनों का सेम रहेगा, एक ट्रांजिटिव रहेगी, एक इंट्रांजिटिव। इसीलिए हमेशा तब लिखा करें जब ऑब्जेक्ट मेंशन ना करना हो, ये हैपनिंग होती है। ठीक है ना, ये जो वर्ब होती है इसमें ऑब्जेक्ट हमें लिखना होता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट को बेहतर समझने के लिए हमारे इस चैनल पर जाएं, वहाँ पे ऑब्जेक्ट आपको समझाया हुआ है बिल्कुल बेहतर तरीके से। इंग्लिश में संदीप यादव आप सर्च कर लीजिएगा। अब यदि मैं ध्यान से देखूं तो ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे कि ही, ले, व्हाट, वॉच। तो इसका मतलब यहाँ पे जो मुझे वर्ब चाहिए वो चाहिए ले। क्या चाहिए? ले। टेंस है हमारा पास्ट में, सारा पास्ट में। पास्ट में होगा तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म लिखी जानी चाहिए। ये ले लिख दिया लाई की सेकंड फॉर्म, जबकि ले की सेकंड फॉर्म हमें यहाँ पे चाहिए थी और हमें लिखना चाहिए था यहाँ पे लेड। क्या लिखना चाहिए था? लेड। Although he draws a reasonably good salary, he has a large house to support and he finds it difficult to make both ends meet. Reasonably good salary उसके पास है, ठीक है, एक बड़ा परिवार है सपोर्ट करने के लिए, ठीक है, फिर भी वो खर्चा चलाने में नाकामयाब है, डिफ़िकल्टी आ रही है उसे, वो खर्चा नहीं चला पा रहा जितनी उसकी सैलरी है। टोटल सेंटेंस सही है, कोई एरर इसमें नहीं है। ठीक है, चलो हिंदी बता दी मैंने नॉर्मली, पता नहीं कितनी बेहतर हिंदी बता पाऊँ, लेकिन आप समझ गए होंगे बात। चलिए, वाइल इट इज़ अपेरेंट दैट बायोटेक्नोलॉजी ऑफर्स सिग्निफिकेंट बेनिफिट्स, adequate attention has not been focused to this vital area। ठीक है ना, विटल का मतलब होता है ज़्यादा एसेंशियल जो होता है, बहुत ज़रूरी जो होता है, इम्पोर्टेंट जो होता है। ठीक है, फोकस जो होता है ना, फॉलोड बाय होता है ओन प्रीपोजिशन, फॉलोड बाय ओन प्रीपोजिशन, फोकस्ड ऑन। क्लियर है? टू को हटाइए, ओन लिखिए। बीइंग अ सनी डे आई डिसाइडेड टू स्किप वर्क एंड स्टे एट होम। अब इसे ध्यान से समझ लेना यदि आपने पार्टिसिपल पढ़ना, क्योंकि पार्टिसिपल तो मैं आपको नहीं पढ़ाने वाला। यदि दो क्लोजेस लिखी हुई हैं और आपका सेंटेंस पार्टिसिपल से स्टार्ट कर दिया गया है, पार्टिसिपल का मतलब है वर्ब की बेस फॉर्म में आईएनजी, एक्शन गोइंग ऑन। वो बी की फॉर्म हो सकती है, कोई भी फॉर्म हो सकती है। अगली जो आपको क्लोज दी जाएगी, इसका सब्जेक्ट और इस पार्टिसिपल का सब्जेक्ट सेम होना चाहिए। लेकिन यदि ये कंडीशन नहीं बन रही, इसका सब्जेक्ट अलग है और ये सब्जेक्ट अलग है, तो ये डेंगल कर जाएगा, मिस रिलेट हो जाएगा, जो कि बिल्कुल गलत है। पार्टिसिपल शुरू में तभी लिख पाएंगे जब दोनों के सब्जेक्ट सेम रहा होगा, कॉमन रहा होगा दोनों के लिए। क्लियर है बात? क्योंकि पार्टिसिपल काम करता है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव का काम करता है किसी भी नाउन या प्रोनाउन को डिफाइन करने के लिए। यदि वो क्लोज में उसका सब्जेक्ट है ही नहीं तो वो गलत हो जाएगा। अब देखिए इस वाले सेंटेंस पे एक बार आगे, ये जो बीइंग अ सनी डे लिखा हुआ है ना, इसका सब्जेक्ट ये डे है और इसका सब्जेक्ट हो जाएगा आई। डेंगल कर गया, ये जो बीइंग है ये हो गया पार्टिसिपल, तो ये ही हमारा पार्ट गलत हो गया, इसी में गलत है। सही कैसे करोगे? कुछ नहीं करो, इसका सब्जेक्ट यहाँ लगा लो, इट बीइंग लिख दो, इट इससे पहले, बीइंग से पहले लिख दीजिए, सही हो जाएगा, इट बीइंग। नेक्स्ट आ जाइए, मैनी अ स्टूडेंट हैज़ फेल्ड इन द मैथमेटिक्स टेस्ट बट दिलीप हैज़ स्कोर्ड 100%। अब ध्यान से देखना, मैनी स्टूडेंट बिल्कुल सही लिखा हुआ है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, वर्ब भी सिंगुलर है, यहाँ तक बिल्कुल सही है, बट दिलीप हैज़ स्कोर्ड 100%। अच्छा, ये 100% वगैरह ये मैथ वैथ में आप बोल देते हैं, अच्छी बात है,
लेकिन ऐसे नहीं लिखा करो लैंग्वेज में, बिल्कुल एक्यूरेट वर्ड लिखा करो, ठीक है ना। 100% नहीं ली, फुल मार्क्स लिखो, फुल मार्क्स, फुल मार्क्स। सी पार्ट, द जनरल विथ ओवर 1000 ऑफिसर्स एंड सोल्जर्स हैव सरेंडर्ड टू द इंडियन ट्रूप्स हु आर पेट्रोलिंग द वैली। अच्छा, अब यहाँ पे ध्यान से देखना, ये जो विद लिखा हुआ ये होगी हमारी प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बाद लिखे जाते हैं ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन के बाद लिखे जाते हैं ऑब्जेक्ट्स। तो ओवर से लेके और ये सोल्जर्स तक का जो पार्ट है, ठीक है ना, ये हो गया इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। इसका मतलब सब्जेक्ट बचा हमारा जनरल। सब्जेक्ट हमारा कौन बचा? जनरल। जनरल है सिंगुलर, ये सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी होनी चाहिए थी? सिंगुलर होनी चाहिए थी। और जब वर्ब आप सिंगुलर लिखेंगे तो आपको क्या करना होगा, ये जो आपका यहाँ पे हैव लिखा हुआ है इसे हटा के हैज कर लीजिए। ओके, बी पार्ट। If he wrote the examination faster and had answered one more question, he would have scored better। यदि आपने पढ़ा हो ये क्लोज कंडीशन का पार्ट है, इसका मतलब एक्शन हो चुका है, अब बातें हो रही हैं, इसका मतलब सब कुछ रिजल्ट आ चुका है, अब सब कुछ, अब सिर्फ रिग्रेट किया जा रहा है। सीधा सा मतलब ये थी, उसने एग्जामिनेशन और फास्ट कर लिया होता और एक और अधिक क्वेश्चन का आंसर दे लिया होता तो उसने बेटर स्कोर कर लिया होता। इसका मतलब वैसा उसने कुछ किया ही नहीं, मीनिंग अपोजिट है। ये पास्ट में परफॉर्म, ठीक है ना, ये पास्ट में एक परफॉर्म लिखी हुई है यहाँ पे इसकी इमेजिनेशन, ठीक है, कि ऐसा हो जाता, लेकिन अब ऐसा होगा नहीं क्योंकि वो रिजल्ट आ चुका है। तो ये भी एक परफेक्ट फॉर्म होगी, तो आपको यहाँ पे हैड रिटन लिखना पड़ेगा, हैड रिटन, हैड रिटन, थर्ड फॉर्म। क्लोज कंडीशन का पार्ट है, पास्ट परफेक्ट में लिखा करो। 4 decades there have been a debate on whether स्किज़ोफ्रेनिया इज ए साइकोलॉजिकल कंडीशन। अब ध्यान से देखना, इस सेंटेंस में हम देख रहे होंगे तो सब्जेक्ट हमारा डिबेट, ये सिंगुलर है, ये सिंगुलर है। देयर जब लिखा हुआ हो तो देयर को कभी सब्जेक्ट ना माने, या एग्जिस्टेंस को बताने के लिए लिखा जाता है। आप कह सकते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस हो सकता है ये, ठीक है। सब्जेक्ट हमारा डिबेट है, डिबेट सब्जेक्ट सिंगुलर है। जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैव यहाँ से हटेगा और क्या लिखेंगे आप यहाँ पे? हैज लिखेंगे। मोहन is the one who always finds fault with whatever Ram does. Mohan is the one who always finds fault with whatever Ram does. सेंटेंस सही है, नो एरर, कोई गलती नहीं है इसमें। There is a need to revising government policies on controlling unauthorized construction। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, बात ज़्यादा बड़ी हो जाएगी लेकिन सिंपल तरीके से बताता हूँ, ठीक है। ये लिखा हुआ यहाँ पे इन्फिनेटिव टू के बाद जो आप वर्ब लिखते हैं ना, ये बेस फॉर्म में लिखी जाती है। जब आप इन्फिनेटिव बना रहे होते हैं तो टू रिवाइज लिखें, टू रिवाइजिंग ना लिखें, ठीक है। इतना ही बता पाऊंगा क्योंकि ज़्यादा मैटर ये आपका नॉन फाइनाइट वर्ब का है, जिसमें इन्फिनेटिव में क्लियर होता है कि जिरंड कब लिखें, इन्फिनेटिव कब लिखें। चलिए, वी नो वेयर इट बिगिंस बट वी डोंट नो दैट वेयर इट एंड्स। देखो ध्यान से देखिएगा, ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है ना, इसमें एक कंजक्शन तो ये है, क्लियर होगी बात, एक कंजक्शन ये है। और जब आप थोड़ा आगे चलेंगे सी पार्ट में तो यहाँ पे वेयर और दैट दो कंजक्शन लिखे हुए हैं, जबकि लिखना हमें एक है। तो जब भी सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड ही मीनिंग दे रहा हो तो वही कंजक्शन बन के आता है। तो दैट को यहाँ से रिमूव कर लीजिए, दैट नहीं आएगा तो क्या आ जाएगा? वेयर इट एंड्स। द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ वेल्डिंग टू पीसेस ऑफ मेटल टुगेदर इज नोन एज प्रेशर वेल्डिंग। अच्छा, वेल्डिंग का मतलब ही जॉइन टुगेदर होता है। यदि टुगेदर यहाँ पे नहीं लिखेंगे तो भी मीनिंग सही है, अगर यहाँ पे टुगेदर नहीं लिखेंगे तो भी मीनिंग सही है। वेल्ड का मतलब ही होता है जॉइन टुगेदर। जब वेल्ड टू पीसेस कर दिया तो वो ऑलरेडी टुगेदर हो कर ही दिया, उसने जॉइंट कर ही दिया उसको, ठीक है। तो यहाँ से ये हटाइए। वन ऑफ द मोस्ट बेनिफिट्स ऑफ मशीनेज इज दैट आवर स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ हैज़ इम्प्रूव। अब यहाँ पे ध्यान से देखना,
ये जो बेनिफिट बता रहा है ना पर्टिकुलर की, जो हमारे स्टैंडर्ड चेंज हुआ है वो किसी पर्टिकुलर के लिए बता रहा है। पर्टिकुलर यानी मशीन एज की ये बात हो रही है जिससे स्टैंडर्ड चेंज हुआ है, और कोई चीज़ नहीं। इसका मतलब ये कोई पर्टिकुलर रहा होगा तो डेफिनेट रहा होगा, डेफिनेट रहा है तो द लिखेंगे हम, तो द मशीन एज लिखेंगे यहाँ पे। देयर इज सेंस ऑफ अर्जेंसी in locating alternative sources of water to augment the dwindling supply। सीधा सा मतलब ये, जब भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन आपके सामने लिखे गए हों तो विदाउट आर्टिकल के उसे ना लिखें। यदि मैं आज यहाँ पे लिख दूँ ही इज़ बॉय तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि बॉय हमारा सिंगुलर है, काउंटेबल नाउन है, तो हमें उससे पहले आर्टिकल ए लिखना पड़ेगा। उसी तरीके से इस सेंटेंस में यदि आप ध्यान से देख रहे होंगे तो ये लिखा हुआ है देयर इज सेंस, सेंस का प्लूरल होता है सेंसेस। अब ये काउंटेबल है तो सीधा सा मतलब है हमें यहाँ पे ए लिखना पड़ेगा, देयर इज अ सेंस हमें यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। आगे देखिए, ऑल्दो देयर इज वर्चुअली नो प्रोडक्शन इन इंडिया, द एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका estimate that India has perhaps the largest accumulated stocks of silver इन द वर्ल्ड। अच्छा, यहाँ पे जो ये सब्जेक्ट है ना एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, ये हमारा सब्जेक्ट है जो कि सिंगुलर है। अच्छा, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो एस्टीमेट नहीं लिखोगे, एस्टीमेट नहीं लिखोगे तो एस्टीमेट्स लिखना पड़ेगा। एनसाइक्लोपीडिया तो अपनी बुक होती है ना कोई भी, जिसमें तरह तरह के मैटर होते हैं जो लिखे जाते हैं अपने, ठीक है ना। ये कंपनी का नाम है ब्रिटानिका, आई थिंक ब्रिटेन की होगी, तो ये पर्टिकुलर इसका नाम है, तो नाम के अकॉर्डिंग तो आप सिंगुलर लिखेंगे आप। नीदर द सेवियर अर्थक्वेक और द सबसिक्वेंट फेमाइन could demoralize the people of the country। ये बड़ा आसान है इसको समझना। जो नेदर होता है, नेदर का पेयर क्या होता है, नोर होता है, तो जो और लिखा हुआ है इसे यहाँ से हटाए, नोर लिखें, और को हटा के नोर लिखें। As soon as I shall reach New Delhi, I shall send you the file you have asked for, जिसके बारे में तुमने पूछा। सीधा सा मतलब ये है कि as soon as I shall रीच न्यू दिल्ली, सीधा सा मतलब ये है कि ये हमारी एडवर्ब क्लोज है। यहाँ से यहाँ तक ये वैन का रिप्लाई। यदि दूसरी क्लोज पढ़ रहे होंगे आप तो वहाँ से वैन का रिप्लाई मिलेगा। वैन का रिप्लाई होते हैं हमारे एडवर्ब्स ऑफ टाइम। तो ध्यान रखना, एडवर्ब क्लोज जो होते कभी फ्यूचर टेंस में नहीं होते, फ्यूचर में तो प्रेजेंट में लिखना पड़ेगा, क्योंकि फ्यूचर का इंडेफिनिट है तो प्रेजेंट का इंडेफिनिट, तो यहाँ से शैल को रिमूव कर लो। एज सुन एज आई रीच न्यू दिल्ली। 25 ऑल द फर्नीचर्स have been replaced by the owner of the house before shifting। क्लियर है। अब ये बात समझ में आ गई, फर्नीचर जो होता है वो अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन, एक जो आर्टिकल्स होते हैं ना हमारे फर्नीचर से, उनका पर्टिकुलर ग्रुप ये है, फर्नीचर है हमारा, ठीक है ना। हाँ, अगर फर्नीचर तो मैनी आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर लिखें, ऐसे सही होगा, लेकिन फिलहाल तो ये ए पार्ट गलत है, ठीक है ना। तो ऑल फर्नीचर हैज़ बीन लिखें, यही पार्ट गलत हो गया। जब फर्नीचर लिखोगे तो सिंगुलर होगा, अनकाउंटेबल नाउन होगा। ये आपने नाउन में पढ़ा होगा, मैं उम्मीद करता हूँ, ठीक है। हैज़ बीन। तो आज की ये क्लास थी हमारी, ये 25 क्वेश्चंस थे यहाँ से, तो इन्हें एक बार देख लीजिएगा। अपनी नेक्स्ट क्लास लेके आएंगे। अगर ये क्लियर है तो मुझे बताएं, समझ में आया है तो बताएं, क्योंकि मैं थोड़ा इन्हें जल्दी ही कराऊंगा क्योंकि एक्सरसाइज है। उम्मीद करके मैं ये बैठा हूँ कि हाँ आपने पढ़ा होगा तो शायद आप समझ पाएँ जो मैं चीज़ आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो आज के लिए बाय, गुड नाइट सभी को।